Hello, Namaskar. Today we will be talking about nationalism of Europe. तो क्या है राइज ऑफ नेशनलिज्म ऑफ यूरोप? यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत 17th, 18th और 19th सेंचुरी में देखी जा सकती है और सबसे ज़्यादा जो पीक में यहाँ पे नेशनलिज्म स्टार्ट होता है वो होता है आपका 19th सेंचुरी। ये एक पेंटिंग से चैप्टर की शुरुआत होती है। चैप्टर की शुरुआत में जो पेंटिंग है आप देख सकते हो, ये है आपका पैक्ट बिटवीन द नेशन। ये 1848 में जो पेंटिंग है फ्रेडरिक सोराव ने पेंट की थी और फ्रेडरिक सोराव की पेंटिंग ये 1848 में लोगों के सामने स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग बहुत बड़े लेवल पे यूरोप के नेशनलिज्म की कहानी को बहुत अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग में आप देख सकते हो कि सीरीज़ ऑफ पीपल किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और वो क्या चीज़ है, वो है आपका लिबर्टी, आइडिया ऑफ लिबर्टी। और इसमें आगे वो नेशंस हैं जिन्होंने पहले इंडिपेंडेंस अचीव कर ली थी या जो इंडिपेंडेंस के बारे में काफ़ी अवेयर थे। और यहाँ पे जो यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप में ये लीड करने का काम कर रहा था फ्रांस। फ्रांस के नेशनलिज्म की कहानी शुरू होती है 1789 और 1789 में जो इसकी कहानी है वो बहुत आगे तक जाती है। इवन आगे पूरे यूरोप में ये जो आपका आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है ये बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पेंटिंग एक्चुअली में क्या है, ये पेंटिंग लिबर्टी की बात कर रही है, ठीक है। ये पेंटिंग लिबर्टी की बात करती है। लिबर्टी के साथ साथ लिबर्टी को एक इस तरीके से दिखाया गया है कि लिबर्टी का जो आइडिया है उसके लिए गॉड भी ब्लेस कर रहे हैं। नीचे आप देख सकते हो कि मोनार्की यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। जो लिबर्टी है, लिबर्टी के लिए पूरे का पूरा जो यूरोप है वहाँ पे आइडिया ऑफ नेशनलिज्म कैसे इमर्ज होगा हम यहाँ पे देखेंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब बात करते हैं आगे क्या है नेशनलिज्म, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी होती है कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो किसी नेशन को बनाने के लिए हम देखते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नेशनलिज्म का मतलब होता है कॉमन बिलोंगिंग एंड आइडिया ऑफ वननेस। और ये जो आइडिया ऑफ वननेस है ये पूरे के पूरे यूरोप में आगे हम देख पाएंगे, ठीक है। नेशनलिज्म किसी नेशन को तो डिफाइन करता ही है लेकिन इन सब के साथ साथ कॉमन हिस्ट्री, ठीक है, कॉमन कल्चर, कॉमन आइडियोलॉजी के साथ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करता है। सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी हम यहाँ पे देख पाते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इज द आइडिया ऑफ कॉमन बिलोंगिंग, आइडिया ऑफ वननेस विच हैज़ द आइडिया ऑफ मदरलैंड और फादरलैंड। हम ये सारी चीज़ यहाँ पे देखते हैं। किसी भी कंट्री को मॉडर्न सोसाइटी में आने के लिए इस आइडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। चाहे वो इंडिया का नेशनलिज्म देख लीजिए, चाहे वो अमेरिका का नेशनलिज्म देख लीजिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द नेशन is the idea which formed with the unity plus dedication, ठीक है। और ये जो यूनिटी प्लस डेडिकेशन का जो आइडिया जिससे नेशन बनता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फीलिंग ऑफ वननेस, ठीक है, फीलिंग ऑफ वननेस। और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि 20th सेंचुरी में और 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर अलग अलग ग्रुप के लोग, अलग अलग कैटेगरी के लोग, है ना, सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा सेग्रीगेट थी। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे कि सोसाइटी किस तरीके का था, यूरोप में जो सोसाइटी है वो किस तरीके का था। हम उस चीज़ को भी समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब बात करते हैं यूरोपियन सोसाइटी के बारे में, तो यूरोपियन सोसाइटी का जो हमें फेस दिखाई देता है वो दिखाई देता है सोसाइटी अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में बटा हुआ था। इवन फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी हमने देखा था कि किस तरीके सोसाइटी की जो हायरार्की है वो अपर क्लास लोअर क्लास में बटा हुआ था। तो यहाँ पे जो अपर क्लास के लोग हैं उनको अरिस्टोक्रेटिक क्लास बोलते हैं। ये एलाइट ग्रुप के लोग होते हैं, ये रिच हैं, ठीक है, दे आर रिच, दे आर वेल्दी, ठीक है। और वो कुछ स्पेशल तरीके की कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं और इनका जो कॉमन लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। और सोसाइटी में इनका सोशल
एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस है। सोशल पॉलिटिकल डोमिनेंस इस वजह से भी है क्योंकि इनके पास इकोनॉमिक वेल्थ है, इकोनॉमिक डोमिनेंस भी इनके पास हमें देखने को मिलता है। तो ये जो आपका ग्रुप है अपर क्लास बहुत ज़्यादा पावरफुल था और सोसाइटी के सारे जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन हमें इनके पास दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो है आपका लोअर क्लास। लोअर क्लास में आपके पीसेंट और सर्फ, ठीक है, ये वो ग्रुप थे जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, मेजॉरिटी ऑफ नंबर, बट दे हैड लेस रिसोर्सेज। ठीक है, लेस रिसोर्सेज, इवन इनको बेसिक जो फाउंडेशनल जो रिसोर्सेज थे, ठीक है, फाउंडेशनल जो रिसोर्सेज इनको मिलने चाहिए थे, जो ये डिजर्व कर रहे थे, वो भी ये नहीं कर पा रहे थे। तो इसके हिसाब से अगर आप देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि सोसाइटी दो मेजर ग्रुप्स में बटी हुई थी। एक वो जो आपके हैव्स वाले हैं और दूसरे वो जो आपके हैव्स नॉट वाले हैं। ऑब्वियसली सी बात है कि हैव्स वाले हैव्स नॉट वाले लोगों को कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको एक्सप्लॉइट करने का काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो हैव्स है और हैव्स नॉट वाले जो ग्रुप के लोग हैं वो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने का काम यहाँ पे हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद सोसाइटी में जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपका ये अपर क्लास और लोअर क्लास। ठीक है, लोअर क्लास सोसाइटी में एक्सप्लॉइट हो रहा था, अपर क्लास एक्सप्लॉइट कर रहा था हैव्स और हैव्स नॉट, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा है। तो यहाँ पर आइडिया ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हम 1789 में आइडिया ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। और जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमें क्या देखने को मिलती है, हमें पता है कि मोटो जो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वो था आपका आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और ये जो आपका आइडिया है, मोटो है, ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को लेकर आता है। फ्रांस 1789 एंड उसके आफ्टर में हम देख सकते हैं कि द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड कॉमन बिलीव्स यूरोप में एमर्ज होकर आता है। अब यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो फ्रांस के अंदर एक नए आइडियाज़ को, नए वैल्यूज़ को, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडियाज़ को एमर्ज करके लाते हैं। तो पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी जिसकी डिमांड की गई थी वो था आइडिया ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम। इसके लिए उनको चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इन फ्रांस। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, आइडिया ऑफ वननेस। सोसाइटी में जो सोशल डिवीज़न था वो आपका एंड कर दिया गया।